हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे आप लोग। चलो बच्चे, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आपका चैप्टर है चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से मेरी बातें बेटा समझनी है। देखो बेटा, जो डिविडेंड डिफाइंड है ना, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में डिफाइंड है। और कैसे डिफाइन किया, देखो उन्होंने कहा डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। यानी पता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो कायदे में डिविडेंड क्या होता है उन्होंने डिफाइन नहीं करा है। बस हां, उन्होंने ये बता दिया डिविडेंड में क्या आता है। उन्होंने ये बता दिया डिविडेंड विल इंक्लूड, या मैं बोलूं डिविडेंड विल ऑल्सो इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। तो मेरी एक बेटा छोटी सी बात आप लोग समझो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 आपको बेटा डिविडेंड की क्या बताता है, डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डिविडेंड क्या होता है वो नहीं बताया। उन्होंने ये कहा डिविडेंड विल ऑल्सो इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। तो आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिविडेंड बेसिकली बेटा दो तरह का होता है। दो तरह का कौन सा? एक तो होता है फाइनल डिविडेंड, एक तो होता है बेटा आपका फाइनल डिविडेंड, और बच्चे दूसरा आपका होता है इंटरिम डिविडेंड। दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है बेटा। अब वैसे तो मैंने ना थ्योरेटिकली आपको, मतलब मैं बोलूं अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड फाइनल कौन सा होता है मैंने बताया हुआ है। फाइनल कौन सा होता है? इस साल का डिविडेंड जो अगले साल डिक्लेयर होता है, दैट इज फाइनल। और इंटरिम इस साल का डिविडेंड जो इसी साल डिक्लेयर होता है, दैट इज इंटरिम। वैसे ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ने इंटरिम डिविडेंड को डिफाइन किया हुआ है। देखो उसने कहा इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम्स। उसने कहा ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? उसने कहा दो एजीएम्स के बीच में, ये आपकी फर्स्ट एजीएम है, ये आपकी फर्स्ट एजीएम है, और ये आपकी सेकंड एजीएम है। उसने कहा इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? दो एजीएम्स के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो आपका इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। और आपको पता है दो एजीएम्स के बीच में गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है? कल हमने पढ़ा था 15 मंथ्स का, ये मैक्सिमम है। तो उसने कहा दो एजीएम्स के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो कौन सा डिविडेंड होता है? इंटरिम। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले बात करेंगे फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड। पहले एक रीडिंग मारते फिर आपको समझाऊंगा। Members in AGM may declare the dividend by passing ordinary resolution. Declaration of dividend at AGM is an item of ordinary business. Members may reduce the rate or amount recommended by the board, but they cannot increase it. अब सुनो मेरी बात, मेरे साथ साथ लिखना है बेटा। पता है बेटा होता क्या है, सुनो। ये जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, फाइनल डिविडेंड बेटा सबसे पहले याद रखो, ये फाइनल डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? ये फाइनल डिविडेंड रेकमेंड कौन करता है? तो याद रखना इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं बोर्ड मीटिंग में। तो पहली बात, फाइनल डिविडेंड को प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में।
अच्छा, मेरे को बताओ, बोर्ड तो क्या कर सकता है? बोर्ड तो मैक्सिमम ना प्रपोज कर देता है कि हाँ, हमारे हिसाब से इस साल शेयर होल्डर्स को 15% का डिविडेंड पे होना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये उनका एक प्रपोजल है, ये उनका एक ऑफर है। इस पे फाइनल मोहर डिक्लेयर, इस डिविडेंड पे फाइनल मोहर डिक्लेयर कौन कर लग फाइनल मोहर कौन लगाता है? मेंबर्स। कहां पर? एजीएम में। तो पता है बोर्ड तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? बोर्ड मेंबर्स को यह रिकमेंडेशन दे देगा कि हमारे हिसाब से शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड दिया जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, इस डिविडेंड पे फाइनल मोहर कौन लगाता है? मेंबर्स लगाते हैं। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी बात याद रखना, डिविडेंड डिक्लेयर करना इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। याद करो, हमने पढ़ा था स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। चार बिजनेसेस को ऑर्डिनरी माना गया है। अड्डा याद हो अगर आपको, उसमें से एक था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मेंबर्स इसे डिक्लेयर करेंगे बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, और एक फोर्थ बड़ी काम की बात आती है, सुनो। इमेजिन करो, बोर्ड ने प्रपोज किया कि हम 15% का डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, कितना? 15%। अब सुनो, मेंबर्स के पास ऑप्शन क्या है? मेंबर्स कह सकते हैं हां ठीक है, 15% का डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। मतलब बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया 15% का और उस 15% पे मेंबर्स ने अपनी क्या लगा दी? मोहर। पहला। अच्छा, दूसरा, मेंबर्स कह सकते हैं नहीं, 15% नहीं देना है, 10% दो। तो मतलब बोर्ड ने प्रपोजल दिया था 15% का, लेकिन मेंबर्स कह रहे हैं 15% नहीं 10% दो। तो 10% डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्या मेंबर्स इस रेट ऑफ डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं क्या? 15 की जगह वो कहें 20% दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब याद रखना, मेंबर्स रिड्यूस तो कर सकते हैं, रिड्यूस द डिविडेंड, डिविडेंड को रिड्यूस तो कर सकते हैं, बट कैन नॉट इंक्रीज इट। लेकिन वो डिविडेंड जो बोर्ड ने प्रपोज किया है उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मेंबर्स ये तो कह सकते हैं कि 15 की जगह 12 दो या 15 दो, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि 15 की जगह 20% का डिविडेंड दिया जाए। तो डिविडेंड बढ़ाया नहीं जा सकता है, घटाया जरूर जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटरिम की, तो उन्होंने कहा है इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। यानी याद रखना, ये जो इंटरिम डिविडेंड है ना, ये जो इंटरिम डिविडेंड है, इसे मेंबर्स डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसे कौन डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पर? ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड मीटिंग में। मेरे ख्याल से बच्चे बताओ, डिफरेंस क्लियर हुआ बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड? कॉपी कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो, ठीक है बच्चे। चलो, अब देखो इसके बाद, अब आओ सेक्शन 123। छोटी छोटी बातें ध्यान से। कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सुनो, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, profits of the company for current financial year, for previous financial year and remaining undistributed, or both. Second, money provided by central or state government in pursuance of a guarantee given by it. मैं आपको एक बात समझाता हूं, सुनो बेटा।
अब सुनो, सेक्शन 123 आपको क्या कहता है। पहला पॉइंट है सोर्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी पता है सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब हुआ? जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो किसमें से पे किया जाएगा, कहां से पे किया जाएगा। तो पता उन्होंने क्या कहा, ये जो डिविडेंड है ना, ये पे हो सकता है करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, डिविडेंड पे हो सकता है बेटा पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से, या फिर पे हो सकता है बेटे दोनों में से। तो या तो पे करो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, लेकिन अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है या प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, तो आप पे कर सकते हो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स में से, या आप चाहो तो दोनों में से आप पे कर सकते हो। तो या तो पे करो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, या पे करो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से, या पे करो दोनों में से। याद रखना, वैसे तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से पे किया जाएगा डिविडेंड, लेकिन अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है या प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, लॉसेस हुए हैं, तो आप डिविडेंड पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी दे सकते हो। अच्छा, और कहां से डिविडेंड दिया जा सकता है? मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब आगे आओ। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। सुनो, अब ये भी जरा एक बात, मेरी बात सुनना। अब ना एक बात तो हमें क्लियर हुई, सुनो, एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि डिविडेंड कहां से दिया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब चाहे करंट ईयर के हों चाहे पास्ट ईयर के हों। अब मेन बात आती है, ये प्रॉफिट्स निकालोगे कैसे? कैलकुलेशन, ये प्रॉफिट्स निकालोगे कैसे? तो उसने ना एक दो छोटी छोटी बातें यहां पर कही हैं। उसने कहा है, पता है क्या? उसने कहा है इन प्रॉफिट्स को निकालने के लिए, इन प्रॉफिट्स को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज टू बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, और यह होता है एज पर प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। तो एक तो आपको पहले डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा, और फिर उसने पता क्या कहा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, नोशनल गेन्स, revaluation of assets and liabilities is to be ignored। मैं आपको समझाता हूं, is to be ignored। तो प्रॉफिट निकालते समय अनरियलाइज प्रॉफिट्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको पूरे तरीके से बेटा इग्नोर करना है। एक एग्जांपल देके बताऊं, सुनो। आपने क्या करा, आपके पास एक लैंड था 1,00,000 रुपए का, एग्जाम्पल। आपने क्या करा, आपने इस लैंड को अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया 5 लाख से। आपने इसे अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया 5 लाख से। अच्छा, असेट को अपवर्ड रीवैल्यू करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख का। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो उससे डिविडेंड के अमाउंट में भी बेटा क्या आ जाएगा,
इंक्रीज। तो याद रखना, कंपनीज एक्ट ने एक बात साफ कही है कि आप प्रॉफिट्स निकालते समय इस तरह के प्रॉफिट्स को आप इग्नोर करोगे, आप इस तरह के प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करोगे। इस तरह के प्रॉफिट्स आपको क्या करने हैं? इग्नोर। नहीं तो ना कंपनीज डिविडेंड बढ़ाने के लिए इस तरह के फंडे अपनाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है किसी भी तरह के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। कॉपी करते रहो बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके बाद फिर उसने कहा है बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड following shall be set off against profits of current year, losses of any previous financial year not provided for, and depreciation of any previous financial year not provided for। ये बेटा मैं आपको ना आगे एक चैप्टर कराऊंगा अभी इनकम टैक्स में। वैसे आपने थोड़ा बहुत ये बात पढ़ी हुई है, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। क्या कहता है जरा मेरी बात सुनना। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, मैं एग्जांपल आपको ना एक देख के बताता हूं। देखो बेटा, सपोज हम बात करते हैं पहले 18-19 की। 18-19 में ना हमें बिजनेस में लॉस हुआ 2 लाख रुपए का। 18-19 में हमें 2 लाख रुपए का बेटा क्या हुआ? लॉस। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 में हमें प्रॉफिट्स हुए 5 लाख के। अच्छा एक चीज मैं यहां पर ना ऐड कर देता हूं और 18-19 में, अच्छा आपको याद है हमने इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 32 पढ़ा था, और मैंने आपको सेक्शन 32 में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट करवाया था। क्या कहता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट? वो कहता है अगर किसी ईयर में आपके पास प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं या लॉसेस हैं, तो जिस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप नहीं ले पाए उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, उनका बेनिफिट आप अगले सालों में ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो। जैसे याद करो क्या था। एग्जांपल देता हूं आपको, लिखना मत। सपोज प्रॉफिट है 1 लाख के, माइनस क्या क्लेम करूंगा इसमें से? डेप्रिसिएशन। सपोज डेप्रिसिएशन ना 2 लाख है, लेकिन टैक्स में क्या था? याद करो टैक्स में क्या था? 1 लाख के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन 2 लाख का तो क्लेम कर ही नहीं सकते ना। 1 लाख के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन 1 लाख का ही क्लेम कर सकते हो। तो मुझे एक बार बताओ, 2 लाख का डेप था जिसमें से 1 लाख के डेप का बेनिफिट तो आपने ले लिया, तो कितने का बच गया? 1 लाख। वो 1 लाख बेटा आपका क्या कहलाएगा? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ 18-19 में 2 लाख का लॉस है और 1 लाख का है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सुनो, अब उन्होंने क्या कहा, ये जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है ना 5 लाख, इसमें से आप डिविडेंड नहीं बांटोगे, इसमें से पहले आप पिछले साल के ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करोगे। ये 2 लाख के। अच्छा उसके बाद आप इन प्रॉफिट्स में से अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करोगे, इसको 1 लाख। हां, फिर जो प्रॉफिट्स आपके पास बचेंगे, कितने बचे?
2 लाख, उसमें से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये 2 लाख है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, कॉपी करते रहना साथ साथ। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है छोटा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज नॉट मैंडेटरी। तो एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी ट्रांसफर करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लिखा हुआ है कंपनी में, कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स एज इट में डीम फिट। अच्छा, अब देखना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, देखना ध्यान से। इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर देयर इज इनएडिक्वेसी or absence of profits, but a company intends to declare dividend out of accumulated profits of previous financial years which have been transferred to free reserves, the company shall comply with the rules prescribed by central government। तो यहां पर देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी ना, ये देखो मैंने क्या कहा था, कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी रिजर्व्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी कर सकती है, दोनों में से भी कर सकती है। मुझे एक बात का जवाब दो, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से वैसे करेगी, ये बताओ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन, व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट्स आर, व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, या तो काफी नहीं है करंट ईयर के प्रॉफिट्स, या फिर देर आर नो करंट ईयर प्रॉफिट्स, मतलब हमें करंट ईयर में प्रॉफिट्स हुए ही नहीं, हमें तो लॉसेस हुए, या फिर नो करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो याद रखना, कंपनी अगर चाहे तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, प्रोवाइडेड करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो या करंट ईयर में प्रॉफिट्स हो ही ना। लेकिन उसके लिए ना, उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को बेटा कंप्लाई करना पड़ेगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पढ़ते हैं, देखो क्या रूल्स बनाए हैं। प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 3, क्या रूल्स हैं? पहला रेट, पढ़ना, the rate of dividend declared shall not exceed average of the rates at which dividend was declared by the company in immediately preceding 3 financial years। तो सुनो, अच्छा एग्जांपल लो, सपोज सपोज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है 1920 के लिए, देखो रूल 3, सपोज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है। अब उसने कहा, सुनो, अब हुआ क्या, 1920 में प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, काफी नहीं है, तो बताओ कंपनी क्या कर सकती है? पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है, लेकिन उस केस में कंपनी ने कहा जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा ना बेटा, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो होगा मैक्सिमम, बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 years रेट।
तो पिछले 3 साल के रेट्स का एवरेज होगा। क्या कह रहा हूं मैं? पिछले 3 साल के रेट्स का एवरेज होगा। अब मुझे बताओ 19-20 से पिछले 3 साल कौन से हो गए? 18-19, 17-18, 16-17। सपोज 18-19 में 12% दिया था, 17-18 में 10%, 16-17 में 11%, तो इनका टोटल करोगे तो आएगा 33%। डिवाइड बाय 3 तो कितना बनता है? एवरेज 11%। यानी याद रखना, रेट ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 11%। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा है उसने? However, this condition shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the immediately 3 preceding financial year। मतलब याद रखना, अगर किसी कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो उसके ऊपर ये एवरेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अमाउंट ड्रॉन, the total amount to be drawn from reserves shall not exceed 1/10 of sum of paid up share capital and free reserves as per latest audited balance sheet। सुनो, देखो मेरी बात। पता है, अब सुनो, एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट, एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट हमारे पास पेड अप कैपिटल, बेटा एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए की है और हमारे पास बचे रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 रुपीज के हैं। मतलब टोटल हमारे पास 1.5 लाख रुपए की इक्विटी है। इसे हम इक्विटी कहते हैं। 1.5 लाख रुपए की हमारे पास इक्विटी है। तो उन्होंने कहा आप इस 1.5 लाख में से डिविडेंड मैक्सिमम, डिविडेंड मैक्सिमम आप पता कितना दे सकते हो? 1.5 लाख का 10%, यानी 15,000 रुपए का आप डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो याद रखना, ऑल्दो मेरे पास पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, ऑल्दो मेरे पास बेटा पास्ट ईयर प्रॉफिट्स 50,000 के हैं, लेकिन मैं डिविडेंड उसमें से सिर्फ कितने का बांट सकता हूं? 15,000 रुपए का डिविडेंड बांट सकता हूं एज पर रूल 3। तो याद रखना, पूरा पास्ट ईयर का प्रॉफिट आप डिविडेंड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। 50,000 में से आप डिविडेंड मैक्सिमम 15,000 रुपए का ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। फिर द अमाउंट सो ड्रॉन from reserves shall first be utilized to set off losses incurred in financial year for which dividend is declared। ठीक है, उसने कहा ये जो 15,000 रुपए आपने विड्रॉ करे हैं ना पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से, इस 15,000 के प्रॉफिट्स में से पहले आप करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उनमें से डिविडेंड क्या होगा? डिक्लेयर। फिर balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of paid up share capital। सुनो, मेरे को एक बार बताओ, सुना, बहुत सिंपल बात, मुझे एक बार बताओ, ये देखना, आपके पास रिजर्व और सरप्लस कितने के थे? 50,000 के थे। उसमें से आपने 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो मेरे पास बैलेंस बच गया 35,000 रुपीज का, मेरे पास बेटा बैलेंस बच गया।
उन्होंने कहा ये जो बैलेंस रिजर्व्स है ना, ये किसी भी हालत में पेड अप कैपिटल का 15% से नीचे नहीं गिरने चाहिए। अच्छा, मेरी पेड अप कैपिटल क्या थी? 1 लाख। 1 लाख का 15%, 15,000। तो ये जो प्रॉफिट्स बच रहे हैं, ये किसी भी हालत में 15,000 से नीचे नहीं गिरने चाहिए। कहां गिरे? 35,000 है ना, तो 35,000 को अगर मैं परसेंटेज में करूं तो अप्रोक्सीमेटली 35% आता है ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा था कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15% होना चाहिए। यहां पर तो 35% है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर देखो, अच्छा, अब वो कह रहा है compliance of rule 3 is not required by a government company in which entire paid up capital is held by central or state or partly by central and state। सुनो, उसने कहा ये जो रूल 3 हमने पढ़ा ना अभी, इसके कोई भी प्रोविजन, कोई भी रूल गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा जिसमें सारी की सारी पेड अप कैपिटल 100% गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब चाहे सेंट्रल होल्ड करे, चाहे स्टेट होल्ड करे, या पार्टली सेंट्रल और पार्टली स्टेट होल्ड करे। अगली बात, डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। सुनो, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स। आपको याद होगा ये सब चीजें ना मैं आपको बता चुका हूं। बोनस इशू चैप्टर भी मैंने कराया था, उसमें भी बताया था मैंने। आप डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कौन से रिजर्व्स में से आप दे सकते हो? फ्री रिजर्व्स में से आप डिविडेंड दे सकते हो, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ फ्री रिजर्व्स को ही आप डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। कौन से रिजर्व्स को? सिर्फ फ्री रिजर्व्स को आप डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, क्या मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को कर सकता हूं? क्या मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को कर सकता हूं? नहीं बेटा, फ्री रिजर्व नहीं होता है वो। कैपिटल रिजर्व को कर सकता हूं? नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ये आपके फ्री रिजर्व्स नहीं है, नॉट फ्री रिजर्व्स। तो याद रखना, डिविडेंड सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिविडेंड सिर्फ आपका फ्री रिजर्व्स में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपके फ्री रिजर्व्स नहीं है। ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। No dividend shall be declared on equity shares if company has not complied with the provisions of section 73 and section 74। ये हम ऑलरेडी आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर में कर चुके हैं। This prohibition shall continue so long as failure to comply with section 73 और 74 continues। मतलब जब तक आप 73 और 74 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर लेते, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू होम, किसको दिया जाएगा डिविडेंड? ऑब्वियस सी बात है, जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है। ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब जिसको रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने ऑर्डर किया है, या रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बैंकर को। मोड, नो डिविडेंड शैल बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। मतलब सुनो, डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश में ही दिया जाएगा। डिविडेंड काइंड में नहीं होता है बेटा, कभी कैश के फॉर्म में ही होता है। लेकिन आज के टाइम में ना कंपनी जनरली कैश में डिविडेंड नहीं देती है बेटा। डिविडेंड जनरली चेक के थ्रू, डिविडेंड वारंट के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दिया जाता है। फिर it is permissible to capitalize the profits or reserves by issue of bonus shares और making bonus call। खास कुछ नहीं है इसमें।
अब ये सुनना, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। याद रखना, जिस दिन डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हुआ है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उसके 5 दिनों के अंदर अंदर आपको वो डिविडेंड एक बैंक अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में आपको जमा करवाना पड़ेगा। कहां पर? एक बैंक अकाउंट में एक खाता खोलो, उस खाते में वो डिविडेंड का पैसा आप जमा करवा दो डेक्लरेशन के 5 दिनों के अंदर अंदर, और इस पैसे को आप और किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। This provision shall not apply to a government company in which entire paid up share capital is held by central, state or partly by central or state or by one or more government company। तो ये बेटा आपका सेक्शन 123 खत्म हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ पूरा सेक्शन। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।